आप जो बोल रहे हैं, आप हवन करा रहे हैं, आप पूजन पाठन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि ठीक है बच्चा जो है शारीरिक तौर पर जो है भाई योगा करे, व्यायाम करवा रहे हैं आप, लेकिन क्या इससे वो चीज़ें मजबूत कर पा रहा है बच्चा जो वास्तव में पेरेंट्स को चाहिए? मैं आपकी बात से इस चीज़ के लिए बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा भी एक भ्रांति होती है जब हम लोग भी मिलते हैं, जब प्रत्यक्ष हमारी बातचीत होती है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात ली जी। तो एक तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यालयों को संचालित नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत अच्छी विचारधारा को समाज में संचालित करता है। क्योंकि जिस आप अवधारणा और विचारधारा की बात कर रहे हैं, जी जी तो क्या विद्या भारती के विद्यालयों में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जी जी हमारे विद्यालयों में हमारे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे ईसाई बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे सिख बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बाकी भी हमारे विद्यालयों में किसी भी को भी पढ़ने के लिए मना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हवन और पूजन पाठन तक सीमित रह जाता है। बच्चे पढ़ करके यहाँ पर बेहतर अपना भविष्य बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, यह एक प्रश्न है। मिशन मंगल में भी हमारे जो पुरातन छात्र थे उनमें से कम 6 से 7 भैया बहन उसमें साइंटिस्ट थे। तो मुझे लगता है शायद ये एग्जाम्पल आपको बताने के लिए है कि हम केवल एक हवन तक सीमित नहीं है, हवन करते हैं लेकिन हम लोग मिशन मंगल तक की भी बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी भी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या होता है? हम लोग अपने विद्यालय में 9th और 10th में भी प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग के उनके सेशन हो, अच्छे जो काउंसलर्स हैं उन्हें बुलाकर, अच्छे जो फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाकर अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ में उनका ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उनकी वर्कशॉप भी होती है और अलग अलग पर्सनली भी उनसे बच्चे बात कर सकते हैं जिससे वो डिसाइड कर सके कि हमें 11th और 12th में क्या लेना है। बच्चों के जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉन्वेंट स्कूल से कितना अलग, कम या ज़्यादा? शिक्षा का जो है वो सबका उस पर हक है, वो उनको मिलनी चाहिए। हमारे विद्यालय उस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं। फीस के कारण तो अगर बच्चा कह सकते हैं कि एक अच्छा है, उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो फीस के कारण तो इस विद्यालय में उसकी पढ़ाई कभी भी नहीं रुकेगी। और ये मेरा एक कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज करियर वाला की सीरीज में हम बात करने वाले हैं आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि रुड़की में स्थित है। और आपने विद्या भारती का नाम सुना होगा, वो विद्या भारती का स्कूल है, वो विद्यालय है जो रन होता है। वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं अमरदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। सर, बतौर प्रिंसिपल अगर मैं इस पूरे विद्या भारती के एजुकेशन कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो किस तरीके से काम करता है? क्योंकि आज हम करियर वाला में इस 12th सेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं या स्कूल विद्यालय की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, तो जानना हमें यह है क्योंकि बच्चों का जो फाउंडेशन होता है वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है। तो इस पूरे अपने विद्या भारती कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइए सर। सबसे पहले तो अखिलेश जी, आपका हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से और विद्या भारती परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने आज हम लोगों को एक अच्छा अवसर दिया है जहां हम सबके समक्ष अपने विद्या भारती के बारे में और अपने विद्यालय के बारे में कुछ बातें रख सकें। आपने जो अभी ये पूछा कि विद्या भारती का मूल क्या है और विद्या भारती किस तरह से अपने विद्यालयों का संचालन करती है। सबसे पहले तो जो हमारा मूल है उसमें ही हमारा जो निहित है, हमारा जो छात्र है वो उसमें आते हैं, जिन्हें हम लोग भैया बहन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको भैया बहन बोला, यानी हम लोग स्टूडेंट से और छात्र से जब भैया बहन की तरफ आ गए तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये खाली एक विद्यालय के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये एक परिवार के अंदर की बात हो रही है। अगर हम शिक्षा को परिवार के साथ जोड़ देते हैं और विद्यालय भी उसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करना शुरू कर देते हैं, तो शायद उस शिक्षा का जो एक प्रतिफल है, एक जो उसका आउटकम है, वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। सबसे पहले तो हम लोगों का पूरा जो ध्यान होता है वो जो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहन होते हैं, जिसे विद्या भारती में एक प्रकल्प शिशु वाटिका कहा गया है, उसके अंतर्गत बहुत समय पहले से ही यह प्रकल्प चल रहा है। सरकार में तो इसकी बात अब आई है काफी समय पश्चात, जब हम लोग NEP के बारे में बात करते हैं, लेकिन विद्या भारती में गुजरात में गांधीनगर में एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है जिसमें हम लोग शिशुओं की बात करते हैं।
शिशु वाटिका के अंदर अगर आप नामों से देखेंगे, जिसे हम लोग आज अगर हम कॉन्वेंट की बात करें तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कहते हैं। शिशु वाटिका में उसे अरुण उदय प्रभात कहा जाता है। तो आप सोचिएगा, अरुण का मतलब हो गया, अगर हम लोग बात करें सूरज, है ना, सूर्य की, तो अरुणिमा का मतलब होता है बिल्कुल वो जब स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब उसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? अपने नर्सरी के छोटे छोटे भैया बहनों से। उसके बाद आती है किस चीज की? उदय की, यानी जब वो सूर्य थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो वो छोटा भैया शिशु है वो थोड़ा सा बड़ा हो। हम लोग भी उसी तरह से कार्य करते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग यूकेजी की बात करते हैं, जिसे अंडर, है ना, कहा जाता है अपर किंडरगार्टन, तो वो हम यहाँ पर उसको प्रभात कहते हैं। यानी कि आप मानकर चलते हैं कि अब वो तैयार हो चुका है समाज को प्रभात करने के लिए, यानी कि उसको उजाला देने के लिए। तो इस तरह से तो हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है अरुणोदय प्रभात, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वहां पर कार्य किया जाता है। वहां पर भी जो हमारा मूल है, जो हम लोग विद्या भारती में सीखते आए हैं शुरू से ही, उस पर हमारा जो कार्य किया जाता है, उसकी कर्मेंद्री होती हैं, ज्ञानेंद्री होती हैं, हम लोग इन पर अरुण उदय प्रभात से ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारा जो मेल है, जिसे आज के टाइम हम लोग मोटर स्किल्स कहते हैं, ये तो बहुत लंबे समय से हम लोग अपने विद्या भारती में करते आ रहे हैं। आपने कहा कि कॉन्वेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट, नर्सरी, किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं हम, एलकेजी, यूकेजी की बात कर रहे हैं, आप अरुण उदय और प्रभात की बात कर रहे हैं, तो क्या नाम बदल देने से क्या कॉन्सेप्ट बदल जा रहा है? देखिए, मैं ये मानकर चलता हूँ कि नाम बदलने से तो बहुत कुछ बदलता है। आप भी इस चीज को मानेंगे, घर पर जब हम लोगों का नाम रखा जाता है किसी छोटे बच्चे का, भारतीय संस्कृति में तो शायद हम लोगों ने यही सीखा है कि नाम तो बहुत कुछ चरितार्थ करता है। अच्छा। तो अरुणोदय प्रभात कहने से तो लगता है कि ये हमारा अपना है। उसके पश्चात हमें उसका महत्व समझ में आता है। केवल एक इंग्लिश नाम रखने से अगर हम सोचे कि उस इंग्लिश कल्चर को लेकर आ जाएंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता ये मेरा अपना ही एक कह सकते हैं थॉट हो सकता है कि जी उससे बहुत कुछ बदलने वाला है। आज भी आपने देखा है घर में जो हम लोग के एक भारतीय घर में नाम है वो हिंदी नाम होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली अरुण बोलते हैं, हम लोग फिर वो काम वो भी करते हैं जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है। हमारे बच्चे भी अपनी कक्षाओं में आप अगर देखते हैं तो वो सारे वो चीजें स्किल्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में सारी वो अपने पेरेंट्स के साथ भी डील करते हैं। हमारे अगर आप विद्यालयों में देखेंगे तो आपको इंग्लिश थॉट भी दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, केवल इंग्लिश थॉट नहीं दिखाई देंगे, आपको वहां पर हिंदी के भी दिखाई देंगे और वहां पर आपको संस्कृत भी दिखाई देगी। यानी हम लोग इस तीनों का एक मिक्सचर लेकर चलना चाहते हैं और वही अपने छोटे बच्चों के साथ में करते हैं। और जी आप लोग का कोई कंपटीशन है कॉन्वेंट स्कूलों के साथ? देखिए, मैं मानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में तो शायद हम लोग अगर इस कंपटीशन के अनुसार कार्य करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। नहीं, मतलब हम शायद आपकी विचारधारा से मेल ना खाते हो कॉन्वेंट स्कूल। देखिए, विचारधारा जो मेरा अपना मानना है, अच्छा तब लगता है कि अगर मेरा विचार सही होगा और मैं उसको सही तरह से समाज के समक्ष लेकर आऊंगा, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा विद्यालय होगा, जिसको आज के टाइम में हम लोग कॉन्वेंट स्कूल कह रहे हैं या बाकी सारी चीजें कह रहे हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार तो होंगे, क्योंकि सबके मूल में तो है कि छात्रों का हित होना चाहिए। हाँ। अब आप छात्रों के हित को किस तरह से नापते हैं? एक छात्रों का हित हो सकता है कि जी एक अच्छा उसको डिग्री मिल जाए और डिग्री मिलने के बाद में वो एक अच्छे स्थान पर जाकर नौकरी करना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो एक तो ये विचारधारा भी गलत तो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है, आर्थिक पक्ष बहुत बड़ा पक्ष है। बट विद्या भारती शायद इस विचारधारा से ही काम नहीं करती। हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम लोग अपने बच्चे को आर्थिक मजबूत नहीं करना चाहते, हम लोग आर्थिक मजबूत तो करते हैं, बट हमारा ऐसा मानना है कि अगर उसका चारित्रिक विकास अच्छा होगा, अगर उसका नैतिक विकास अच्छा होगा, अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, अगर उसका आत्मिक विकास अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास तो इन सबके पश्चात अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो हमारी विचारधारा और औरों की विचारधारा में शायद ये जो बाद के विकास मैंने बोले हैं इनमें अंतर आ सकता है, लेकिन हाँ, आप इसको कुछ भी समझ लीजिएगा, फाइनली हमारे बच्चे भी कल को जब सारी चीजें कर कर जाते हैं तो कल को उनको निर्णय लेने में क्या होता है, भविष्य में जाकर चीजें आसान हो जाती हैं। जी, कई बार लोगों का जो थॉट है, खासतौर पे विद्या भारती के जितने भी विद्यालय हैं उन्हें लेकर के, कि यहाँ पर जैसे आप हवन भी कराते होंगे बड़े बच्चों को, जो 10वीं 11वीं के बच्चे होंगे या 8वीं 9वीं के बच्चे होंगे, हवन कराते हैं आप लोग? जी, हमारे यहाँ पर हवन होता है, यज्ञ होते हैं, हमारे यहाँ पर बाकायदा यज्ञशालाएं भी हैं। इवन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे बच्चे हर कक्षा में, चाहे आप 1st to 5th की बात कर लीजिएगा या 6th to 10th की ले लीजिएगा, 11th 12th, बच्चों को संस्कृत के मंत्र आते हैं और वो बाकायदा हमारी हवन की एक पूरी उनकी टीम भी है। बच्चे यानी कि स्वयं ही हवन करते हैं। जैसे आप लोग
क्योंकि हम लोग तो घर पे हरिद्वार जिले में रहते हैं और रुड़की में रहते हैं, तो शायद मुझे लगता है तो हमारे पास इतना बड़ा प्रकल्प है ना, तो वो बाकायदा हमारे बच्चे वो सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। तो जैसे पेरेंट्स कभी ये नहीं पूछते, क्योंकि लोगों का माइंड सेट जो है वो यही है कि अगर हम इस विद्यालय में बच्चों को भेजेंगे तो यही पूजा पाठ हवन करके ये अगर आप सिखाएंगे सिर्फ बच्चों को, तो बच्चों का भविष्य इससे कितना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि कई थॉट ऐसा भी है और लोगों की मान्यता ये है, चूंकि ये आरएसएस जो है इसे संचालित करता है, विचारधारा संचालित करती है, तो एक माइंडसेट ये भी है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि दुनिया को कुछ और चाहिए। जी जी, लोगों जैसे आपने बोला कि बाकी जो कॉन्वेंट स्कूल है वो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से बच्चा पढ़कर निकलेगा, वो अच्छी सी जॉब कर लेगा, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वही वाली बात जो आपकी बात है, भाई पैसा ना कमाए बच्चा, पैसा कमाएगा। आप जो बोल रहे हैं, आप हवन करा रहे हैं, आप पूजन पाठन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि ठीक है बच्चा जो है शारीरिक तौर पर जो है भाई योगा करे, व्यायाम करे, करवा रहे हैं आप, लेकिन क्या इससे वो चीज़ें मजबूत कर पा रहा है बच्चा जो वास्तव में पेरेंट्स को चाहिए? मैं आपकी बात से इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा भी एक भ्रांति होती है जब हम लोग भी मिलते हैं, जब प्रत्यक्ष हमारी बातचीत होती है तो कहा जाता है कि नहीं जी विद्या मंदिर का मतलब हो गया, सरस्वती विद्या मंदिर का मतलब हो गया कि जी इसमें तो खाली एक ही विचारधारा चल रही है। हाँ। जैसे अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन जिसको हम लोग अपना स्रोत मानते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात ली जी। तो एक तो मैं थोड़ा सा इस चीज को ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यालयों को संचालित नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत अच्छी विचारधारा को समाज में संचालित करता है। उस विचारधारा से जिन जिन को फायदा होता है, जिन जिन को उससे मैचिंग होती है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं सब लोग बुद्धिमान है, जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने देखा है कि एक शाखा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो वहां भी ऐसा कहा गया है, हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि शाखा में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बस उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने देश के लिए और अपने भारत माँ के लिए सम्मान हो। ऐसे हमारे जो विद्यालय हैं ये आरएसएस की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है उसको पूरा मानते हैं। हमारा मूल कर्तव्य रहता है कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, जैसे आपने बोला है कि बाकी सारे कार्य तो करें ही करें, लेकिन वो अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, ऐसा उन्हें बनना चाहिए। अब आता है आपका जो दूसरा प्रश्न है, मतलब संचालित क्या आरएसएस नहीं करता? नहीं जी, डायरेक्ट इसको आरएसएस विद्या भारती के विद्यालयों को संचालित, विद्या भारती को तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि विद्या भारती आरएसएस का ही विंग है। नहीं देखिए, विंग तो एक अलग मुझे लगता है एक वर्ड हो जाता है, मैं उस चीज के लिए शायद इतना ना उसको समझ पाऊं। अलग शाखा है, शाखा नहीं है, लेकिन एक देखो विचारधारा तो ऐसी होती है ना अखिलेश जी भाई साहब कि कल को उसको तो कोई भी मान ले। आपने खुद ही देखा है जब हम लोग बात करते हैं तो कभी व्यक्ति एक समय पर, आपने भी देखा है कि कुछ और कहता है, आपके साथ भी हमने आपके इंटरव्यूज में देखा, और जब कुछ समय बदलता है तो वो कुछ और कहना शुरू कर देता है। तो आई थिंक मुझे लगता है सारा खेल विचारधारा का ही है। हाँ, है ना? राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। हाँ, वहां ऐसा होता है, लेकिन हम लोग तो शायद राजनीति से बहुत दूर रहने वाले हैं, और ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत दूर रहता है। उसमें तो लेकिन जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस को पूरी तरीके से बहुत सी पार्टियां जो कहती हैं कि साहब ये तो बच्चों के मन में जहर घोल रही हैं, पार्टियों का नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब यहाँ कोई चूंकि हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जी 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 जी, पार्टियां ऐसा कहती हैं जी। तो ये वो तो माइंडसेट डेवलप कर रही हैं सोसाइटी का ना, कि भाई आरएसएस से संचालित या आरएसएस की विचारधारा से संचालित विद्यालय अगर है तो आपके बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जहर घुल रहा है। देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं, अगर हम भारतीय परिवार की बात करते हैं तो भारतीय परिवार में तो मुझे लगता है सबका ही वसुधैव कुटुंबकम जो आपने एक सुना है, जी बिल्कुल, वो पूरे कह सकते हैं ना कि सारा सर्व समाज ही हमारा है, सारा संसार ही हमारा है। हम लोग तो उस विचारधारा से काम करते हैं, उसमें सभी आ जाते हैं। अब धीरे धीरे लेकिन समाज का जो एक रुझान है बदल रहा है। आपने जो चीजें बोली है काफी समय पहले था, शायद ये था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। और फिर देखिए, विद्यालय हैं पूरे ओपन है। सबसे बड़ी चीज हमारे साथ क्या है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा का सारा सबको दिखाकर करते हैं। कोई भी चीज अगर ऐसी गलत हो रही होंगी, अगर आपको लगता है कि हम लोग समाज के प्रति कोई द्वेष रखना चाहेंगे या समाज के प्रति कोई हम गलत विचारधारा देंगे, तो मुझे लगता है आप भी समझते हैं कि एक बहुत बड़ा विद्यालय है, 3000 छात्र छात्राएं भैया बहन यहाँ पर पढ़ती हैं, उनके माता पिता यहाँ पर आते हैं। मुझे पता है कि हम लोग उनसे प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें बताते हैं। तो अगर ऐसा आज के टाइम में मीडिया का युग है, मुझे लगता है किसी पर कोई पाबंदी तो है नहीं। अगर कुछ भी गलत किसी भी क्षेत्र में होगा, कहीं भी कोने में होगा, शायद वो बच तो नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब धर्मों का, सब संप्रदाय का, सभी कह सकते हैं पंथों का यहाँ पर आदर्श रहता है, उसका सम्मान करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में भी हमारे हर
संप्रदाय, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। मैं जी, जी। यही सवाल हाँ, करने वाला था आपसे हाँ। कि चूंकि जिस आप अवधारणा और विचारधारा की बात कर रहे हैं, जी 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 तो क्या विद्या भारती के विद्यालयों में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जी जी हमारे विद्यालयों में हमारे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे ईसाई बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे सिख बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बाकी भी, हमारे विद्यालयों में किसी भी को भी पढ़ने के लिए मना नहीं है। हम मना लोग नहीं। ओपन कहते हैं। मैं आपके मन से भी कहना चाहूंगा कि किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं जी आप हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो विद्यालय क्या है उनके लिए खुला हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो एक समाज कहता है हमें उसका पालन करना चाहिए, उसके नियमों को मानना चाहिए। तो अगर विद्यालय के कोई अपने नियम होते हैं, हर विद्यालय की अपनी एक कह सकते हैं मूल होता है, प्रोटोकॉल, अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो हम उसका भी पालन करें और अपने समाज के नियमों का भी पालन करें। तो हमारे विद्यालयों में सबका स्वागत है। लेकिन धार्मिक तौर पर बहुत से ऐसे जो लोग हैं उनका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। अपना कॉन्सेप्ट का मतलब अपनी प्रैक्टिस अलग है, उनका अभ्यास अलग है अपने धर्म को लेकर के। तो उनके धर्म को या उनके तौर तरीकों को आप स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही करो। नहीं, आप कहेंगे कि आप हवन करो, यज्ञ करो। मतलब कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ने आ रहा है, जी, कोई जी। भी जो शायद हवन ना करना चाहे, उसे भी आप कहेंगे कि हवन करो। नहीं, मैं आपको ये चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करते हैं। यदि ऐसा लगता है किसी बच्चे को या किसी परिवार को कि जी शायद इससे मेरी धार्मिक भावना आहत होंगी, यहाँ जबरदस्ती नहीं होती, यहाँ अच्छा। प्यार से काम किया जाता है। अगर वो ये कहता है कि जी मुझे इसमें भाग लेने का मन नहीं कर रहा, अब ये मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है कि मैं उसे या तो कन्विंस कर पाऊं, यानी मैं उसे अपनी महत्ता बता पाऊं। जी। अगर वो महत्ता समझेगा तो उसमें आ जाएगा, अगर महत्ता नहीं समझेगा तो ठीक है, आप विद्यालय पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर चीज में शामिल नहीं होना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। जब आप इस जबरदस्ती, मैंने वर्ड को खत्म किया, हाँ। तो उसका इतना तो समझ गए होंगे कि सबका स्वागत है। हाँ। मानना या नहीं मानना उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा लगेगा भविष्य में जाकर तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमें सबका क्या करना है, सबके साथ प्यार से अच्छे से रहना है। ये हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, चलिए, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था आपसे कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेरेंट्स का जो थॉट है, पेरेंट्स की जो विचारधारा है, वो ये रहती है कि भाई विद्यालय सिर्फ और सिर्फ हवन और पूजन पाठन तक सीमित रह जाता है। बच्चे पढ़ करके यहाँ पर बेहतर अपना भविष्य बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, यह एक प्रश्न है। उसका जवाब देखिए, मैं आपको अभी, क्योंकि हम लोगों का अभी पिछले बार ही जो रिजल्ट्स आए हैं जी, क्योंकि सबसे बड़ा एकेडमिक तो मुझे पता है कि जब हम विद्यालय की बात कर रहे हैं जी, तो मैं आपको कितना ही बाकी चीजें दिखा दूं, आप लौट कर तो एकेडमिक बहुत मैंडेटरी है। करेक्ट है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले जो हमारा समय कोरोना के बाद है, विद्यालय के रिजल्ट्स में भी बहुत अंतर आया है। यानी अभी जो 2000 हमारा 23-24 का रिजल्ट आया था, उसमें हमारे भैया के मार्क्स 98.2 थे, परसेंटेज थे। और वो 98.2 से आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन, क्योंकि सबको पता है। तो आज इस मंच पर मैं कहना चाहूंगा कि वो मार्क्स बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब जो उन्होंने कोई बाहर एफर्ट करा उसके बिना थे। तो हमारे कक्षाओं में किस हद तक अच्छे से पढ़ाया जाता है वो आपके सामने है ही। हर वर्ष हमारे बच्चे कोई ना कोई स्थान उनका आता है। जैसे इस वर्ष मैंने आपको बोला, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि शायद वो हमारा दूसरा या तीसरा स्थान था यहाँ पर 98.2 वाला। इसके बाद हमारे हर वर्ष कह सकते हैं 10 से 12 बच्चे IITs में जाते हैं। इस वर्ष भी हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था IIT मेन के रिजल्ट्स में। इसके पश्चात अदरवाइज वो NET के एग्जाम से, जो हमारा जो नीट रहता है, नीट के एग्जाम में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे पहले इन्हीं 2 विषयों पर बात की जाती है। कि जब आप बात करते हैं मैथ्स की तो इंजीनियरिंग IITs, और जब आप बात करते हैं मेडिकल की तो वो नीट है ना। तो उन दोनों में भी है। इवन हमारे जो पुरातन छात्र हैं वो एम्स में भी है। एक भैया हैं हमारे जिनका नाम है डॉक्टर आकाश धीमान जी, वो एम्स में है। तो कल को आप मान सकते हैं एक कौटिल्य भैया हैं, वो हमारे हिसार में साइंटिस्ट हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहना चाहूंगा कि कल को हमारे यहाँ पर केवल एक, वो कहता है मैंने आपका कि बेस है, हाँ, वो जो आधार उनको मिला है उससे उन्हें आगे जाने में क्या होती है, आसानी होती है। हमारे जो भैया बहन है वो खेलकूद में भी अच्छा स्थान आता है। SGFI का आपने नाम सुना होगा। प्रतिवर्ष यहाँ से कम 10 से 15 बच्चे SGFI में क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। तो खेल कूद के लिए भी क्या है, हमारे पास पूरा अच्छा क्या कहते हैं एक एनवायरनमेंट है। कल्चरल एक्टिविटीज में भी अपने भैया बहन पार्टिसिपेट करते हैं।
अपने विद्यालय में जैसे एकेडमिक की अगर हम लोग प्रॉपर बात कर रहे हैं तो हमारे विद्यालय में इस समय कक्षा 11th और 12th जिसे हम लोग एकादश द्वादश कह सकते हैं और 11th 12th बोल सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने, अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हम लोगों ने बैंकिंग, मास मीडिया, जो हमारा आगे वाला एक योजना है, प्रेजेंट में हम लोग बैंकिंग को पढ़ा रहे हैं, एनसीसी को पढ़ा रहे हैं, योगा, आज के समय सोचिए योगा हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, एआई का तो हर जगह है जो चल ही रहा है। अगले वर्ष में हम लोग मास मीडिया और पेंटिंग के बारे में सोच रहे हैं। यानी जो एक छात्र छात्रा के एकेडमिक कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है उसके लिए विद्यालय पूरा प्रयास करता है। विद्या भारती की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब हम खाली अपने विद्यालय की बात नहीं करते, क्योंकि हम तो पूरा एक विद्या भारती को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने जो हमारा ये मिशन मंगल वाला आपने सुना था जी। तो उस मिशन मंगल में भी हमारे जो पुरातन छात्र थे उनमें से कम 6 से 7 भैया बहन उसमें साइंटिस्ट थे। तो मुझे लगता है शायद ये एग्जाम्पल आपको बताने के लिए है कि हम केवल एक हवन तक सीमित नहीं हैं, हवन करते हैं लेकिन हम लोग मिशन मंगल तक की भी बात कर रहे हैं। हर वर्ष हमारे पूरे क्षेत्र में से अगर कहा जाए, यानी कि पूरे देश में से आईएएस में भी अपने बच्चों का जो एक सिविल सर्विसेज में बड़ा माना जाता है बिल्कुल। उसमें सिलेक्शन होता है, प्रतिवर्ष उसके आंकड़े रखे जाते हैं। तो केवल विद्या भारती एक मूल की बात नहीं करता, ये सीधा मूल से कह सकते हैं ना कि बिल्कुल टॉप की बात भी करते हैं और हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। जैसे अगर हम करियर बनाने की बात करें, किसी भी सेक्टर में बच्चे जाएंगे, अब जाहिर सी बात है न्यू है हमारी, 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चे जो पढ़ते हैं, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं या इस बात को लेकर के कि अब हमें किस स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, अप्लाइड साइंसेज में जाएंगे, जिसमें भी जाना चाहते हैं बच्चे जाएंगे। आपके हिसाब से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी भी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या होता है? देखिए, आपने ये बहुत एक अच्छा प्रश्न किया। जब बच्चे को निर्णय लेने का समय आता है तो हम लोगों को स्कूल के और विद्यालय के रेस्पेक्ट में 2 उसकी फेज दिखाई देती है। पहली फेज होती है उसकी 9th और 10th, क्योंकि क्लास 8 तक तो नॉर्मल वो सब्जेक्ट फिक्स है, उसमें कोई बहुत ज्यादा उसके पास में चॉइस करने का स्पेस नहीं है। बिल्कुल। 9th और 10th इसलिए स्पेशल कहा जाता है क्योंकि वहां वो डिसाइड करने वाला होता है स्ट्रीम, जो अभी हमारी जो चल रहा है उसके अनुसार हम लोग ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं। तो अगर 9th और 10th में उसका क्लियर कॉल हो जाए कि उसे करना क्या है, तो शायद वो स्ट्रीम लेते वक्त इन चीजों का ध्यान रखे। हम लोग अपने विद्यालय में 9th और 10th में भी प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग के उनके सेशन हो, अच्छे जो काउंसलर्स हैं उन्हें बुलाकर, अच्छे जो फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाकर अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ में उनका ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उनकी वर्कशॉप भी होती है और अलग अलग पर्सनली भी उनसे बच्चे बात कर सकते हैं, जिससे वो डिसाइड कर सके कि हमें 11th और 12th में क्या लेना है। अब आ जाते हैं हम 11th 12th के बाद की बात। 11th 12th भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि वहां भी क्या होता है कि अब पिछले कुछ समय से आपने भी देखा है कि जो मैंने 3 नाम लिए, ऐसा होता था हम भी जब पढ़ते थे तो अखिलेश जी भाई साहब ये होता था कि जी केवल या तो उसको क्या बनना है कि अगर साइंस ली है, मैथ्स लिया है तो उसको केवल इंजीनियर बनना है, अगर उसने कल को अगर पीसीबी ली है तो उसको डॉक्टर बनना है, और अगर उसने कॉमर्स ली है तो उसको सीए सीएस बनना है, और ह्यूमैनिटीज ली है तो शायद मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाता था जब जिसने कुछ नहीं लिया वो ह्यूमैनिटीज लेता। ऐसी मान्यता, ऐसा एक मान्यता थी, हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप भी देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। जब आप डीयू का रिजल्ट देखते हैं तो डीयू के रिजल्ट में इतनी बड़ी कट ऑफ जाती है कि वहां समझ नहीं आता, वहां जाकर हमें ह्यूमैनिटीज की वैल्यू समझ में आती है। तो इसका मतलब समाज तो बदल रहा है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स में तो खाली अब सीए वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा, फाइनेंस मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट ऐसे आ चुके हैं जहां हमारा स्कोप एक खुला हुआ है। ऐसी हम लोग बात करते हैं अगर साइंस की, तो वहां भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड है। इसके अलावा देखिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए, अभी हम लोग इस चीज को एक कमरे के अंदर है और धीरे धीरे चीजें सब जगह प्रसारित होगी। तो मुझे लगता है जिस प्लेटफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक मीडिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक आज के टाइम में इन फ्यूचर होने वाला है। तो कल को हो सकता है कि डिग्री या बाकी सारी चीजों पर ध्यान न देकर अगर स्किल्स हैं, क्योंकि हम लोग स्किल की बात भी कर रहे हैं, एनईपी में एक स्पेशल चीज कही गई है, आपने भी देखा होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कि जी हमें एकेडमिक के साथ साथ अब हमें स्किल्स पर काम करना है। जो आगे आने वाला समय है शायद वो स्किल्स का ही होने वाला है और सबको इस चीज को मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने विद्यालय में आगे भी भविष्य में कुछ नई योजनाएं लेकर आने वाले हैं जहां पर बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, जहां पर उनको स्किल्स के बारे में बताया जाए। यानी हमें पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले 1-2 सालों में, सत्रों में आप भी देखेंगे कि यहाँ हमारे बच्चे इन विधाओं और भी विधाओं में क्या होगा, पारंगत होंगे और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यानी कि बच्चों के भविष्य को तय करने के लिए, जो बच्चे अपना भविष्य तय कर रहे होते हैं, उस समय आप काउंसलिंग सेशन दे रहे होते हैं जी, ताकि बच्चा ये तय कर पाए कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं एक्चुअल में हमको आगे भविष्य में क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें
तो शुरुआत में ही आपने कॉन्वेंट स्कूल से कंपेयर कर दिया था, तो मैं उसी कंपैरिजन को आगे लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि तुलना करना हमारे नेचर में है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हर कोई कहीं ना कहीं तुलना कर रहा होता है। बहुत से लोग पार्टियों में तुलना करते हैं, कुछ इंसानों में तुलना करते हैं, कुछ पेरेंट्स जो है पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि साहब यहाँ पर जो बच्चों के जो फीस स्ट्रक्चर्स है वो कॉन्वेंट स्कूल से कितना अलग, कम या ज़्यादा? देखिए, ये जो फीस वाला मैटर है, जब आर्थिक बात आती है तो बड़े समझकर कहना पड़ता है जी। बट वो तब कहना पड़ता है जब मन में कोई द्वंद्व हो। मैं आपको एक बहुत कह सकता हूँ, खुलकर कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड हो रहा है जी। हम लोगों ने 2019 में कुछ फीस स्ट्रक्चर तैयार किया था जी। कोरोना से पहले की बात। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो आप फीस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक एनुअल चार्ज जिससे विद्यालय की बाकी सारी चीजें संचालित होती हैं, वार्षिक शुल्क कहीं एक बार लिया जाता है, कहीं कहीं विद्यालय में उसको मंथली या क्वार्टरली डिवाइड कर दिया जाता है। एडमिशन फीस तो वो भी न्यू एडमिशन के साथ होती है, फिर वो एडमिशन फीस नहीं ली जाती। हमारे विद्यालय में एडमिशन फीस वन टाइम न्यू एडमिशन के समय ली जाती है, फिर वो जब तक बच्चा विद्यालय में अध्ययनरत रहता है उससे कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाती। बट क्योंकि मैंने आपको वार्षिक शुल्क बोला जिसके मद अलग अलग है, जिसमें हमारा बिजली भी है, जिसके अंदर हमारा मेंटेनेंस भी है। अब आप सोच रहे हैं कि जब इतना बड़ा भवन है या बाकी, तो उसका आज के टाइम में मेंटेनेंस तो पूरा मांगता ही मांगता है जी, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। मैं आपको गर्व से कहना चाहूंगा अखिलेश जी, हमने जो 2019 में फीस स्ट्रक्चर बनाया था, हमारा फीस स्ट्रक्चर आज भी वही चल रहा है इन दोनों का। किस चीज का? आपके एडमिशन फीस का और एनुअल चार्ज का। अच्छा। हो सकता है एनुअल चार्ज में 10-20 रुपए कहीं कोई बिल्कुल कोई महत्वपूर्ण हो, कह सकते हैं, वो भी किसी 1 या 2 कक्षा में। अदरवाइज आप इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, आप इसको कहीं प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। ट्यूशन फी होता है वो, हाँ ट्यूशन फीस, लेकिन जो होता है, क्योंकि वो आप भी समझते हैं, क्योंकि एक महंगाई दर होती है, फिर कल को हमें अपने टीचर्स की, अपने पूरे की, और फिर बाकी है, देखो वो तो बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसको भी विद्यालय प्रयास करता है। कभी किसी वर्ष 100 रुपए, क्योंकि कोरोना काल में तो आपको पता है कुछ हुआ ही नहीं था, कभी 200 रुपए, मैक्सिमम हम प्रयास करते हैं कि 6 से 10% जो हमारा एक सरकार का नियम है। देखिए, हम लोगों ने जब बोला, हम एक ऐसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि हमें समाज में अपने आप को एक, कह सकते हैं कि मॉडल प्रेजेंट करना है, यानी हम जो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्पल लिए जाए। जो सरकार ने बोलती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, क्योंकि वो संविधान हमें मानना है और हम यही बच्चों को सिखाना चाहते हैं। हम लोग उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। हर वर्ष हम लोग उतनी ही फीस, जितनी बिल्कुल नॉमिनल होती है, उसको बढ़ाया जाता है। अब मुझे उम्मीद है, अगर मैं कल को रुड़की की बात करूं या आसपास क्षेत्र की बात करूं, तो शायद मेरी फीस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, मिड में हो सकती है, मैं ये भी नहीं कह सकता आपसे बिल्कुल कम होगी, लेकिन हाँ फीस के चक्कर में। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस विद्यालय में आज तक किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकी। ऐसे भी हमारे सामने समस्या आई कि परिवार ने आकर, कुछ माता पिता ने आकर, या कभी कभी कुछ और समस्या हो जाती हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आगे भी भविष्य में आपको हम ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि कम से कम जो विद्या भारती अपना मूल लेकर चली है कि शिक्षा का जो है वो सबका उस पर हक है, वो उनको मिलनी चाहिए। हमारे विद्यालय उस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। फीस के कारण तो अगर बच्चा कह सकते हैं कि एक अच्छा है, उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो फीस के कारण तो इस विद्यालय में उसकी पढ़ाई कभी भी नहीं रुकेगी। और ये मेरा एक कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अच्छा, अभी हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली। लास्ट सिर्फ एक सवाल, आप इस विद्यालय की यूएसपी की अगर हम बात करें, भाई हर चीज़ जो है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है उस पूछा जाता है इसका, अच्छा इस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, इस कंपनी की यूएसपी क्या है। सरकारों के भी यूएसपी पूछते हैं लोग। जी जी जी। कॉलेज, अगर हम इस विद्यालय की बात करें तो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर हमें चाहिए। यूएसपी आप क्या समझते हैं कि यहाँ की यूएसपी क्या है? देखिए, हमारे विद्यालय की जो यूएसपी है, वो कह सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो भैया बहन बोला, ऐसे हमारे जो अभिभावक हैं, वो सारा हमारा परिवार है। जो मेरे आचार्य हैं, जैसे मैंने वर्ड आचार्य आपसे कहता हूँ, उन्हें भी हम लोग अपनी बहनें बोलते हैं, सारे भाई होते हैं। हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, यानी कि जितने भी हितधारक इस विद्यालय के जुड़े हुए हैं, ये पूरा हमारा एक परिवार है। उसके हितधारक उस परिवार के अंग हैं। हमें सबकी चिंता करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम हमेशा यह चाहते हैं कि किसी भी कारण से, है ना, उनको परेशानी ना हो, जिस मन से वो विद्यालय के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि आज के समय में विद्यालयों की छवि कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि माना जाता है कि नहीं जी, एक अलग तरीके से चलाए जाते हैं, लेकिन जो विद्या भारती के विद्यालय होते हैं वो एक परिवार की भावना से कार्य करते हैं। और उसी कारण से हमारे समय में आपने भी देखा होगा, हम किसी भी अभिभावक के साथ में कोई यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है।
वो जब चाहे हम मुझसे मिल सकते हैं। देखिए, मैं आचार्य से तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन सबके टाइम टेबल फिक्स होता है, लेकिन प्रधानाचार्य के लिए कभी कोई ऐसा समय नहीं है। अगर उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो उन्हें कोई वेटिंग नहीं कराया जाता, क्योंकि सबसे पहले मैं भी ये बोल देता हूं कि अगर कोई अभिभावक आए हैं क्योंकि वो अपना समय निकाल कर आ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उनसे मिलना, उनकी समस्या को समझना और सही तरीके से उसका निराकरण करना। अगर हम अभिभावक तक पहुंच पाएंगे तो बच्चे के मन तक पहुंच पाएंगे, और बच्चे के मन तक पहुंच पाएंगे तो शायद जो हमारा मूल है वो अच्छा पढ़ पाएगा और उसका एक अच्छा, कह सकते हैं, परिणाम सामने निकल कर आएगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातों को लेकर के हमने डिस्कशन कर लिया है, और अगर आप भी विद्या भारती परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, पढ़ाने के लिए आना चाहते हैं तो बात कीजिएगा सर से। पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो भी आप आकर के मिल सकते हैं। और क्या कुछ आप कहेंगे सर के बारे में, आप क्या कहेंगे और विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी जो अवधारणा है, जिस बिहाफ पर, जिस बेस पर ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम जो रन कर रहा है फिलहाल इस वक्त विद्या भारती का, उस विषय को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करते रहेंगे करियर वाला की सीरीज में। और आप क्या जानना चाहते हैं, किस विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, किस स्ट्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आपने जो समय दिया हमें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। धन्यवाद सर।